तो आइए मित्रों, अब हम सीखते हैं कि आखिर इन 14 माहेश्वर सूत्रों से किस तरीके से प्रत्याहार बनते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम लेते हैं प्रत्याहार अच, क्योंकि मित्रों अच को हम किसके नाम से जानते हैं? स्वराहा, अचः स्वराहा। यानी कि जो अच है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? स्वर के नाम से जानते हैं। इसलिए प्रश्न पूछता के स्वराहा, अचः स्वराहा या अचः भवति स्वराहा। तो मित्रों यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको यहाँ दो कलर में वर्ण दिखाई दे रहे हैं, एक लाल रंग के हैं और एक नीले रंग के हैं। इन दोनों के अंदर खास बात यह है कि ये जो नीले रंग के वर्ण हैं इनका जो अंतिम वर्ण है, ये अंतिम वर्ण के नीचे चिन्ह लगा हुआ है मित्रों, इस चिन्ह को हम कहते हैं हलंत चिन्ह। और इन वर्णों को हम किसके नाम से जानते हैं? इत संज्ञक वर्णों के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रत्याहार में इन वर्णों का ग्रहण लें, इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण। प्रत्याहार बनेगा, लेकिन जब प्रत्याहार आएगा तो वहां दो वर्ण होंगे। तो मित्रों देखिए, अच जब हमने बनाया तो ए और च दो वर्ण, कितने वर्ण है मित्रों? दो वर्ण। अब ये जो दो वर्ण हैं, इन दो वर्णों में तो ये जो है हमारा पहला नियम ये था कि पहला तो क्या होगा? आदि वर्ण, कि स्वयं का ही बोल रहा है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण, और इत संज्ञक का ग्रहण नहीं होगा। इनके बीच में जो मध्यवर्ती वर्ण होंगे इनका ग्रहण होगा। बस ये बातें ध्यान रखनी है, उनको प्रत्याहार बना देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्रारंभ कहां से करते हैं? तो जब हम इसको एक यात्रा की तरह मानते हैं, तो आप लोगों ने पद यात्राओं के नाम तो सुना होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पद यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व रहा है। तो पहले चार धाम की यात्रा भी पद यात्रा ही हुआ करती थी। आजकल तो गाड़ी घोड़ों से होती है, हेलीकॉप्टरों से होती है, वो आप सब जान रहे हैं कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा हमने शुरू की कहां से? ऐसे, और कहां तक? च तक। यानी कि ये जो च है यहाँ पहुंचना है। यानी कि यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो च है, ये च हमारा ध्वनि स्थल है और यहाँ पर हमको पहुंचना है। कहां से शुरू करेंगे? ऐसे। तो मित्रों यहाँ ऐसे प्रारंभ कर देना है, ऐसे प्रारंभ करेंगे, कहां पे जाएंगे? च तक। क्लियर? अब बीच में जो भी इत संज्ञक वर्ण आएंगे इनका ग्रहण नहीं होगा, इन वर्णों का ही ग्रहण होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एक एक वर्ण को लिखना। तो सबसे पहले हमारे पास में कौन सा वर्ण आ जाएगा मित्रों? ए, फिर ई, फिर उ। अब न का ग्रहण नहीं होगा, री और री इन दोनों का ग्रहण होगा, लेकिन के का ग्रहण नहीं होगा। ए और ओ इन दोनों वर्णों का ग्रहण होगा, लेकिन ये का ग्रहण नहीं होगा। इसी तरीके से आई और औ का ग्रहण होगा, लेकिन च का ग्रहण नहीं होगा। तो अब हमारे सामने जो वर्ण निकल करके आए हैं, ये वर्ण कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाएंगे? अच प्रत्याहार के अंतर्गत। यानी कि अच के अंतर्गत कितने वर्ण आ गए? 9। अब परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 9। अब अच कहते ही कितने वर्णों का ग्रहण हो गया? 9। यानी कि हमको ए ई उ ऋ ऋ ए ओ आई ओ कहने की आवश्यकता नहीं है। पाणिनि महोदय ने ऐसा सिस्टम दिया कि हमें अच कहते ही पता लग जाता है कि कितने वर्णों की बात की जा रही है मित्रों? 9 वर्णों की बात की जा रही है। आइए मित्रों, इसी तरीके से हम एक और प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। और मित्रों अक, और ये जो आपका अक है, ये मित्रों आपका जो अक है, ये अक मूल स्वर, ये जो मूल स्वर है, इन मूल स्वर को बताने वाला प्रत्याहार कौन सा है मित्रों? अक प्रत्याहार है। क्लियर? तो आइए अब आप बनाइए कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो मित्रों ये तो आपका आदि वर्ण, या आपका अंतिम इत संज्ञक वर्ण। तो प्रारंभ कहां से करेंगे? ऐसे, और कहां तक की यात्रा है? कै तक की। कितने वर्ण आ जाएंगे? इत संज्ञक का ग्रहण नहीं करना है। तो कितने वर्ण? बिल्कुल मुझे पता है, आप बता रहे हैं 5 वर्ण है। जी हाँ, कौन कौन से? ए, ई, उ, री और रे। क्लियर मित्रों? तो अब आप जान गए होंगे। अब मित्रों मैं आपसे यदि कहूं कि आप मुझे एच प्रत्याहार बना करके बताएं,
तो मित्रों आप बना देंगे कि यात्रा कहां से शुरू होगी, ए से कहां तक जाने वाली है, च तक। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए ओ आई औ। कितने वर्ण आ गए मित्रों, 4 वर्ण। क्लियर। इसी तरीके से यदि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि भाई आप बताओ हल प्रत्याहार, और हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आने वाले हैं, क्योंकि हल को ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजनानि हलः, हल ही क्या है, व्यंजन है। ठीक है। तो मित्रों व्यंजन हल है, और इन व्यंजनों के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं। तो यात्रा हम शुरू करेंगे इस वाले है से, इस वाले है से नहीं करेंगे मित्रों, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है कि, लेकिन जब प्रत्याहार बनाते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि सल प्रत्याहार में भी है वर्ण आता है, इसलिए यहाँ पर सल प्रत्याहार में आने का हल का प्रयोग 2 बार किया गया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम जाएंगे तो मित्रों टे का ग्रहण नहीं होगा, ण का नहीं होगा, मैं यानी जितने भी आपको एक संजय दिखाई देने का ग्रहण नहीं करना है, पूरे वर्णों को गिन लेना है। और मित्रों आपके 63 यानी 33 वर्णों का ग्रहण इसमें होगा व्यंजन वर्णों में। इस तरीके से अब आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कुल कितने प्रत्याहार होते हैं। तो मित्रों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कुल कितने प्रत्याहार होते हैं, तो आप बताएंगे कि द्विचत्वारिंशत् जो आपके हैं 42 जो प्रत्याहार हैं, यही आपके प्रत्याहार हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। सिद्धांत में आगे जाकर के कुछ घटते और बढ़ते हैं, 44 दिखाई देते हैं आपको, लेकिन परीक्षा में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप 42 आंसर करेंगे। क्लियर है मित्रों। तो उम्मीद है कि आपको आज का विषय अच्छा लगा होगा, और प्रत्याहार से संबंधित आपको जो कठिनाइयां महसूस हो रही थी वो भी आपके सब दूर हो गई होगी, और परीक्षा या व्याकरण को समझने के लिए भी तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसका बार बार अभ्यास करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।